किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। एंड हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब तक हमने ये पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लिया है, ये पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपके सामने ये केस डिस्कस करना चाहता हूं। एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे केस के साथ काम करना आप प्रिफर नहीं करते। ऐसे केस के साथ काम करना आप प्रिफर नहीं करते। ये क्यों नहीं करते वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले केस 3 की कहानी मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए राइट कि कैसे केसेस हम पसंद करते हैं। तो केस 3 की क्या कहानी है बताएं। n इज ग्रेटर देन 3, रैंक ऑफ x इज लेस देन 3। इस बार इक्वल टू 3 नहीं है सर, लेस देन 3 है। एंड y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। ये है केस 3। ओके, ये डेफिनेटली मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, हर चीज एकदम डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके सिस्टम 1 का एक्सप्रेशन लिखता हूं और आपके सिस्टम 2 का एक्सप्रेशन लिखता हूं। सिस्टम 1 का एक्सप्रेशन कैसा है सर, एक्स टीटा इक्वल टू वाई। सिस्टम 2 का एक्सप्रेशन कैसा है सर, एक्स ट्रांसपोज एक्स टीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ओके, हम कैसा सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं सर, आपके डेटा में जो एक्स है दो फीचर का हम सोच रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये हमने देखा हुआ है, एक्स का साइज बनेगा एन क्रॉस 3, टीटा का साइज बनेगा 3 क्रॉस 1, वाई का साइज बनेगा एन क्रॉस 1, एक्स ट्रांसपोज एक्स का साइज बनेगा 3 क्रॉस 3, टीटा हैट का साइज बनेगा 3 क्रॉस 1 और आपके एक्स ट्रांसपोज वाई का साइज बनेगा 3 क्रॉस 1। ओके, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। आपको क्या बताया गया है सर, y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, ओके, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पर समझने की कोशिश करिए, इस बार आपके x में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्या, वो आपको कौन बताएगा सर, ये बताएगा। तो आप क्या देख सकते हैं, आपके x में 3 कॉलम्स हैं, आपके x मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं एंड रैंक ऑफ x इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या है कि वो तीनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऐसा आप नहीं बोल सकते इस बार। तो इस बार आप बोल सकते हैं जो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। वो इस बार आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसे समझने की थोड़ी कोशिश करिए, आपके डेटा सेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। आपको क्या 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 दिया जाता है सर, आपका एक ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है राइट। आपको एक ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है और आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे आप क्या एजम्पशन लेते हो, वाई आई कैसे मिला होगा सर, m1 से मैंने x1 को मल्टीप्लाई किया होगा, m2 से मैंने x2 को मल्टीप्लाई किया होगा, प्लस यहाँ पे कुछ तो एक इंटरसेप्ट वाला टर्म है। यहाँ पे मुझे नॉइस वाला टर्म कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x बोला है, मतलब यहाँ पे नॉइस नहीं है। ये है केस 3 की कहानी। जब भी आपका y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x देखोगे, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि हर ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पे चाहिए तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जो नॉइस ऐड हो रहा है वो जीरो नॉइस ऐड हो रहा है। इसे आप गायब गायब भी कर सकते हो क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में जो नॉइस ऐड हो रहा है वो जीरो नॉइस ऐड हो रहा है। तो मैं क्या देख सकता हूं, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ये रिलेशनशिप होल्ड करते हैं राइट। वो सारे के सारे पॉइंट्स ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, तो इसलिए y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। पर सोचने की कोशिश करिए, यहाँ पे कुछ तो एक्चुअल यहाँ पे कुछ तो एक्चुअल m1 m2 m0 के वैल्यूज हो गए राइट। यहाँ पे कुछ तो ये ट्रू वैल्यूज हो गए, यहाँ पे कुछ तो ये ट्रू वैल्यूज हो गए जो सिर्फ भगवान को पता है। क्या y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x होने से
क्या ये M1 M2 M0 क्या है, ये आप पहचान पाओगे क्या? ये आप नहीं पहचान पाओगे सर। क्यों पता है? क्योंकि इस बार आपके पास जो टीटा मिलने वाला है वो यूनिक नहीं मिलने वाला है। आपका जो टीटा है वो यूनिक नहीं है सर। आप समझ पा रहे हो क्या? वो यूनिक नहीं है। तो वो एग्जैक्ट M1 M2 M0 क्या थे वो आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इस बार आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके, ये मैं बताना चाहता था आपको। तो आपके ये एग्जैक्ट वैल्यूज आप नहीं ढूंढ पाओगे। इस बार जो आपको टीटा वेक्टर मिलेगा 3x1 का एक वेक्टर होगा। ठीक है, मतलब ऐसे आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसमें का कौन सा वेक्टर मुझे चूज करना है कि एग्जैक्ट M1 मुझे यहाँ पे दिखाई दे, एग्जैक्ट M2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे, एग्जैक्ट M0 मुझे यहाँ पे दिखाई दे, वो मुझे नहीं पता। ये मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा थोड़ी देर में, पर आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, टीटा आपका यूनिक नहीं है सर। आपके पास इस बार इनफाइनाइट टीटास अवेलेबल है, ऐसे इनफाइनाइट टीटा वेक्टर्स अवेलेबल है। तो उसमें से कौन सा टीटा वेक्टर मैं चूज करूं कि मेरे ये ट्रू पैरामीटर्स मैं यहाँ पे देख सकूं, ये मुझे नहीं पता। समझ रहे हो, ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। ओके, सिस्टम टू के बारे में क्या बता सकते हो सर? सिस्टम टू में तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब बस मुझे यहाँ पे सोचना है, क्या यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वो किस पे डिपेंड करता है सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स मैट्रिक्स के रैंक पे। तो मुझे बताइए, रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या होगा? वो एग्जैक्टली रैंक ऑफ एक्स के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स होता है। और रैंक ऑफ एक्स तो आपको लेस देन 3 बताया गया है। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स भी क्या है सर? लेस देन 3 है। आपके इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, पर उस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 है। मतलब ये सारे कॉलम्स इस मैट्रिक्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब बन गया कि यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो आपको टीटा हैट मिलने वाला है वो यूनिक नहीं मिलेगा सर, वो एक यूनिक टीटा नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चाहे तो, नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। वैसे यहाँ पे भी आपका जो टीटा है वो यूनिक नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, अभी मैं आपको एक और चीज पूछता हूं। क्या आप मुझे बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू एट दिस थीटा हैट क्या रहा होगा? आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू एट दिस थीटा हैट क्या रहा होगा? अभी भी वो जीरो ही रहेगा। क्यों सर जीरो है? क्योंकि रैंडम नॉइस कुछ ऐड ही नहीं हुआ है, रैंडम नॉइस कुछ ऐड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके ये सारे टीटास जो भी आप इनफाइनाइट बता रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली आपका ये टीटा और आपका ये टीटा एग्जैक्टली सेम ही सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो क्या? ये सॉल्यूशन सेम ही होने वाला है, पर आपको पता नहीं कि इसमें से कौन सा। समझ रहे हो, ये जो सॉल्यूशन आप बता रहे हो, ये जो सॉल्यूशन बता रहे हो वो सेम ही होगा। समझ रहे हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा। राइट, पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा ये भी और ये भी। अभी ये लिनियर अलजेब्रा वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं, पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जितने आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं वो सेम वेक्टर्स यहाँ पे है, बस ये समझिए। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं टीटा के, वो सेम वेक्टर्स हैं यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नॉइस नहीं है, इसलिए मैं क्या एडिशनली बता रहा हूं आपको कि आप जब एरर मेजर करोगे, सम ऑफ स्क्वायर एरर, आपके टीटा हैट के हिसाब से आपको जीरो दिखाई देगा, आपको जीरो दिखाई देगा। ओके, अब मैं आपको ग्राफिकली बताना चाहता हूं कि ये जीरो एरर क्यों दे रहा है सर, ये जीरो एरर क्यों दे रहा है, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके लिए मैंने आपके लिए ना एक एग्जाम्पल रेडी करके रखा है। मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल लाता हूं। ये रहा वो एग्जाम्पल। ठीक है, ये रहा वो एग्जाम्पल। तो देखिए, आपका क्या कहानी था सर? n शुड बी ग्रेटर देन 3, वो डेफिनेटली है। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन हैं सर? ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन, ये चौथा ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास डेफिनेटली 4 ऑब्जर्वेशन है। तो आपका n इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3। ओके,
और आपके ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो बने हैं इस रिलेशनशिप के हिसाब से बने हैं, यहाँ पे कोई नॉइस नहीं ऐड हुआ है, तो आपका y इज डेफिनेटली इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, y इज डेफिनेटली इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। ओके, आपको क्या मेक श्योर करना था सर? रैंक ऑफ x शुड बी लेस देन 3, वो भी मैंने मेक श्योर किया है। मैंने क्या किया देखिए, आपका ये जो वेक्टर है अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 मिलेगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 मिलेगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए -12 मिलेगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए -4 मिलेगा। तो आपका ये जो केस 3 का कंडीशन था वैसे ही मैच होते हुए मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल कंसिडर किया है। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आपके सिस्टम 1 का एंड सिस्टम 2 का जो सॉल्यूशन है, आपके सिस्टम 1 का एंड सिस्टम 2 का जो सॉल्यूशन है वो सेम है सर, वो जो सॉल्यूशन है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपका जो टीटा आप निकालने वाले हो सिस्टम 1 से एंड आपका जो टीटा हैट निकालने वाले हो सिस्टम 2 से वो सेम ही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं वो सेम है सर, सेम है। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है सर, ये यूनिक नहीं है, मतलब एक सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, राइट? ऐसे आपके पास कितने टीटा हैट है सर? इनफाइनाइट टीटा हैट्स हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये रहा वो एग्जाम्पल। वापस से मैं बता रहा हूं, आपके x एक्सिस को x1 फीचर समझिए, आपके y एक्सिस को आपका x2 फीचर समझिए। मैंने कैसा केस कंसीडर किया है सर? x1 को जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका x2 दिखाई देगा, लीनियरली डिपेंडेंट है दोनों कॉलम्स, इसे आप देख सकते हैं टॉप व्यू से। ये आपका x1 वाला एक्सिस है, ये वाला आपका x2 वाला एक्सिस है। आप देख सकते हैं चारों पॉइंट्स एक लाइन में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? स्कैटर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप एक लाइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका ही मतलब है कि आपका x1 एंड x2 फीचर लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके ओके, तो देखिए मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, ये था आपका एक्सप्रेशन, ये था वो एक्चुअल एक्सप्रेशन जिससे आपका डेटा सेट क्रिएट हुआ था, जिससे आपका ट्रेनिंग डेटा सेट क्रिएट हुआ था। यहां पे चाहिए तो बता देता हूं, ये एक्सप्रेशन है, राइट, जिससे आपका ट्रेनिंग डेटा सेट क्रिएट हुआ था, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को डेफिनेटली आपके सारे डेटा पॉइंट्स मैच होने वाले हैं, राइट? आपका ये भी एक सॉल्यूशन है, पर ये सॉल्यूशन आप एग्जैक्टली ढूंढ नहीं पाओगे, मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, राइट? उसमें का एक ये सॉल्यूशन है। हो सकता है कि आप सोचो, हो सकता है कि आप सोचो कि m1 का वैल्यू यहाँ पे ट्रू वैल्यू, m1 का ट्रू वैल्यू क्या है सर? जो भगवान को पता है 0.5 है। उसके जगह हो सकता है कि आप m1 का वैल्यू 2.1 लीजिए, m2 का वैल्यू, ठीक है, m2 का वैल्यू 0 लीजिए। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, आपके m2 का वैल्यू आपने 0 लिया है, ठीक है, और आपके m0 का वैल्यू आपने 2 ही लिया है। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका एक सॉल्यूशन है जो डेफिनेटली इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से एक है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस सॉल्यूशन में क्या है सर? m1 का वैल्यू 2.1 है, m2 का वैल्यू 0 है और आपके m0 का वैल्यू 2 है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे m1 का वैल्यू 0.5 था, राइट, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि m1 का वैल्यू 2.1 है। तो यहाँ पे आपके ये ट्रू वैल्यूज जो थे उससे एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है सर ये सॉल्यूशन, पर फिर भी ये सारे डेटा पॉइंट्स को टच करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये प्लॉट करके बताया, आप देखिए ये सारे डेटा पॉइंट्स को टच कर रहा है, ये जो आपने प्लेन बनाया है ये सारे डेटा पॉइंट्स को टच कर रहा है। ओके, ये एक सॉल्यूशन है। वैसा मेरे पास और एक सॉल्यूशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्चुअल m1 का वैल्यू क्या था सर? जो सिर्फ भगवान को पता है 0.5 था, जिसके हेल्प से आपका डेटा सेट बना है। मैंने फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से एक ऐसा सॉल्यूशन देखा है जहां पे m1 का वैल्यू 1.1 है। एक्चुअल m2 का वैल्यू क्या था सर? क्या था जो भगवान को पता है? 0.8 था।
आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है जहां पे 0.5 है m2 का वैल्यू, और आपके m0 का वैल्यू वही है जो आपके ट्रू वैल्यू का था। तो आप देख सकते हैं m1 का वैल्यू m2 का वैल्यू अलग है, पर फिर भी ये सॉल्यूशन भी आपके सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को टच कर रहा है। ये सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को टच कर रहा है। तो अब मैं कंफ्यूज हूं। ऐसे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है सर, ऐसे आपके पास इनफाइनाइट प्लेन्स हैं जो इन सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को टच कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स हैं that can that can touch my ट्रेनिंग डेटा। ये सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को टच कर सकते हैं। ठीक है, सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को। क्यों? क्योंकि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो जो भी आप सॉल्यूशन बताने वाले हो, जो भी आप सॉल्यूशन बताने वाले हो, वो डेफिनेटली सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को टच करेगा। पर उसमें से कौन सा प्लेन मैं चूज करूं, वो मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया। वो मेरे लिए कंफ्यूजन हो गया। आप समझ पा रहे हो क्या? एक मिनट। ओके, हम यहां पे थे, ये था हमारा केस 3 का एग्जाम्पल। आपके यहाँ पे कुछ तो m1 m2 m0 के वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, कुछ तो ट्रू वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, पर मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। उसमें से मैं कौन सा चूज करूं? कि मैंने जो यहाँ पे पैरामीटर चूज किया है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल m1 m2 एंड m0 का कुछ तो ट्रू वैल्यूज एग्जिस्ट करता है, ट्रू वैल्यूज, जो सिर्फ भगवान को पता है। यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आइदर सिस्टम 1 को सॉल्व करिए या फिर सिस्टम 2 को सॉल्व करिए, मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका टीटा इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू टीटा हैट। इस पर्टिकुलर केस में भी आपका टीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू टीटा हैट। ओके, जब भी आप आपके सिस्टम 1 को सॉल्व कर सकते हो, तो वही सेम सॉल्यूशन आपको सिस्टम 2 को भी सॉल्व करके मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका टीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू टीटा हैट। पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो क्या? ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट 3x1 के वेक्टर्स हैं, ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट 3x1 के वेक्टर्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं। तो मैं कंफ्यूज हूं अब, इसमें से मैं कौन सा एक वेक्टर चूज करूं और बताऊं कि वो वेक्टर इसके बहुत क्लोज होगा, उस वेक्टर के जो वैल्यूज होंगे, उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, इससे बहुत क्लोज होगा। मेरे में कंफ्यूजन हो गया है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि केस 3 के साथ हम काम करना प्रिफर नहीं करते। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ सर? ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों मिला सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों मिला? क्योंकि आपका जो एक्स मैट्रिक्स है वो रैंक डिफिशिएंट है, उसमें सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं थे। इसलिए आप मशीन लर्निंग की दुनिया में देखोगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का आपका एक एजम्पशन होता है, वी वांट ऑल फीचर कॉलम्स, वी वांट ऑल फीचर्स कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं तो आप इस प्रॉब्लम में फंस सकते हो। यू वांट ऑल फीचर कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए आप जब भी आप कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखोगे, वो जीरो ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके सारे सॉल्यूशंस से जो भी आप प्लेन बनाने वाले हो, वो सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट को टच करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ पा रहे हो क्या? इसमें का कोई भी सॉल्यूशन आप उठाओ, इसमें का कोई भी एक सॉल्यूशन उठाओ और उससे आपका एक प्लेन बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन उठा लेना और आपके प्लेन का एक एक्सप्रेशन रेडी कर लेना। वो प्लेन डेफिनेटली सारे पॉइंट्स को टच करेगा, वो प्लेन डेफिनेटली सारे पॉइंट को टच करेगा। क्यों? क्योंकि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो एरर तो होने नहीं वाला है, रेसिडुअल एरर तो होने नहीं वाला है। तो मेरा प्लेन जो भी मैं बनाऊंगा, इसमें से कोई भी एक वेक्टर चूज करूंगा, इनफाइनाइट वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर चूज करूंगा, एक प्लेन का एक्सप्रेशन बनाऊंगा, वो प्लेन सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को डेफिनेटली टच करेगा। ठीक है, इसलिए मेरा कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से किसी भी सॉल्यूशन के लिए जीरो ही दिखाई देगा। इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से मैं कोई भी सॉल्यूशन एक लूंगा, मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए जो कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखूंगा सम ऑफ स्क्वायर एरर का, वो जीरो ही दिखाई देगा। ठीक है,
बस प्रॉब्लम क्या हो गया सर, मुझे नहीं पता कि इसमें से इनफाइनाइट वेक्टर्स में से कौन सा एक वेक्टर मुझे चूज करना है। ठीक है, इसके मल्टीपल रेमेडीज हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल रेमेडीज भी हैं, मल्टीपल रेमेडी है आपके पास। रेमेडीज का स्पेलिंग राइट है कि नहीं पता नहीं, पर मल्टीपल मतलब इसे डील करने के तरीके हैं। एक तरीका है ये है कि रेगुलराइजेशन यूज कर सकते हैं, जैसे L2 रेगुलराइजेशन आपके सिलेबस में है, वो हम डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, रिच रिग्रेशन एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक ही होने वाला है, हम देखने वाले हैं ये टॉपिक। इनफैक्ट आप फीचर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में भी सोच सकते हो, वो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। पर अभी के लिए इतना समझिए, अगर वो सब हम नहीं करेंगे तो हम क्या चाहेंगे, सारे कॉलम जो फीचर्स के हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, तब आपका ये प्रॉब्लम नहीं होता, तब आपको ये रैंक डिफिशिएंट मैट्रिक्स नहीं मिलता। आपके एक्स मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स है पर सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपने ये लेक्चर इंजॉय किया सर। थैंक यू। ओके, लास्ट में मैं एक चीज बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूं। देखिए, आपके पास ऐसे इनफाइनाइट थीटा हैट है जो यहाँ पे आप रख सकते हो, आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू आपको 0 दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट थीटा हैट है, उसमें से कौन सा चूज करना है मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया। इसे कॉस्ट फंक्शन के रेस्पेक्ट में सोच सकते हो क्या, इसे कॉस्ट फंक्शन के रेस्पेक्ट में सोच सकते हो क्या कि केस 3 में कॉस्ट फंक्शन कैसा मिला होगा। केस 3 में जो आपको कॉस्ट फंक्शन मिला है ना, वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है। कॉस्ट फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स। ऐसा आप सोच सकते हैं कि वो नीचे से फ्लैट है, बॉटम में वो फ्लैट है। इस वजह से आपके पास, आप सोच सकते हैं कि इनफाइनाइट थीटा हैट है जहां पे आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है। तो आपको भी कंफ्यूजन है कि उसमें से मैं कौन सा थीटा हैट चूज करूं। समझ में आया, आपके कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है सर, वो नीचे से फ्लैट है। वो कॉन्वेक्स ही है पर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, आपका कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स ही है पर वो नीचे से फ्लैट है, इसलिए मैं उसे स्ट्रिक्ट नहीं बुला सकता, नॉट अ स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि इस लेवल का डेप्थ आप इंजॉय कर रहे हो। वापस से सेम क्वेश्चन, क्या आप ऐसे टाइप का कंटेंट कहीं देख पा रहे हो क्या, मुझे प्लीज बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ। पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।